हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी हम लोग कक्षा 11वीं का गणित का अध्याय 5वां, जिसका शीर्षक है सममित संख्याएं और द्विघातीय समीकरण, जिसे अंग्रेजी में कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से जाना जाता है, उसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए मैं आपको बता दूं कि आज का यह लेक्चर इस अध्याय का 10वां है, यानी आज इस अध्याय का भाग 10वां हम लोग पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने इस अध्याय से जुड़े 9 लेक्चर यानी कि 9 लेक्चर कंप्लीट कर दिए हैं। यदि आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप वह वीडियो देखें, ताकि आप सभी को पिछला सारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीक़े से समझ में आ जाए, क्योंकि आज के इस वीडियो में पिछले कॉन्सेप्ट का भी हम लोग यूज करने वाले हैं, जो कि हमने पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीक़े से समझ लिया था। आगे बढ़ते हुए यदि हम बात करें कि आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले तो आज की वीडियो में हम लोग आर्गन तल के बारे में पढ़ेंगे कि आर्गन तल किसे कहा जाता है, क्या होता है। इसके बाद हम लोग ध्रुवीय निरूपण के बारे में पढ़ेंगे, जिसे अंग्रेजी में पोलर रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है। यानी कि आज हम लोग इस वीडियो में 2 टॉपिक को कवर करने वाले हैं, और ये दोनों टॉपिक पिछले लेक्चर से रिलेटेड है। इसलिए मैं फिर से कह रहा हूँ कि यदि आप अब तक इसके पिछले लेक्चर तक पूरा वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वह वीडियो देखिए, फिर यहाँ पे आइए, ताकि आपको और भी अच्छी तरीक़े से समझ में आ जाए। मैं बताते चलूँ कि पिछला वीडियो यानी भाग 9 में हम लोगों ने ये सममित संख्या का मापांक और सममित संख्या के संयुग्मी यानी कि कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर को बहुत अच्छी तरीक़े से थ्योरेटिकली एंड ग्राफिकली दोनों रूप में समझ लिया था। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि आर्गन तल किसे कहा जाता है। बच्चों, मान लीजिए आप लोगों को एक सममित संख्या दिया गया है। क्या दिया गया है? सममित संख्या z = a प्लस बी आई। तो हमने पिछली वीडियो में जाना था कि यदि हम लोगों को कोई सममित संख्या दिया रहेगा तो इसको पॉइंट फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। तो हम लोगों ने क्या सीखा था कि किसी भी सममित संख्या को पॉइंट फॉर्म में चेंज करने के लिए उसके वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग को एक कॉमा लगा के एक क्लोज ब्रैकेट में डाल दिया जाए तो उसे हम लोग पॉइंट फॉर्म कहेंगे। जिस प्रकार जैसे यहाँ पे एक सममित संख्या दिया गया है z = a प्लस बी आई। तो यदि हम लोग इसे पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा? तो a b क्लोज ब्रैकेट। इसे हमने पूरे डिटेल में पिछले वीडियो में अच्छी तरह से डिस्कस किया है। यदि आप लोग इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, अच्छी तरीक़े से पढ़ना चाहते हैं, तो आप एक बार पिछला लेक्चर देख लें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको, यदि आप पिछला लेक्चर नहीं भी देखें तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि किसी भी सममित संख्या को यदि हम लोगों को पॉइंट फॉर्म में चेंज करना है, किस में चेंज करना है? पॉइंट फॉर्म में। और ये पॉइंट फॉर्म में हम लोग क्यों चेंज करते हैं? क्योंकि जब किसी सममित संख्या को अपने ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करना होता है हमें, तो हम सबसे पहले उस सममित संख्या को पॉइंट फॉर्म में चेंज करते हैं। क्योंकि ये जो ग्राफ पेपर होता है, इस पे हम कोई सममित संख्या लिखा नहीं होता है, बल्कि इस पे एक एक पॉइंट होता है, जिस पॉइंट के माध्यम से हम लोग किसी भी नंबर या किसी भी संख्या को दर्शाते हैं। इसलिए सबसे पहले यदि हम लोग को किसी भी सममित संख्या को पॉइंट फॉर्म में चेंज करना हो तो हमें क्या करना है कि उसके वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग को एक कॉमा से जोड़ के दोनों को एक क्लोज ब्रैकेट में लिख देना है, जैसा कि हमने यहाँ पर किया है। अब यहाँ पे हमने ये पॉइंट फॉर्म में इस सममित संख्या को चेंज कर लिया। अब बात आती है इस ग्राफ पेपर पे। यही हम बात कर रहे थे कि हम लोग इसको पॉइंट फॉर्म में क्यों चेंज करते हैं। तो इसी ग्राफ पेपर पे किसी भी सममित संख्या को दर्शाने के लिए, इसी ग्राफ पेपर पे ध्यान से सुनिए, इसी ग्राफ पेपर पे
किसी भी समृद्ध संख्या को दर्शाने के लिए हम लोग दिए गए समृद्ध संख्या को पॉइंट फॉर्म में चेंज करते हैं। अब कक्षा 10वीं तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ये जो एक्सिस होता है, ये एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस कहा जाता है और इसको वाई एक्सिस कहा जाता है। यही हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे कक्षा 11वीं में चूंकि हम लोग एक नई संख्या से रूबरू हो रहे, एक नई संख्या के बारे में पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको चेंज मिलेगा। क्या मिलेगा? जिसको अब तक हम लोग एक्स एक्सिस कहते थे और जिसको वाई एक्सिस कहते थे, वो अब क्या बन चुका है? रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस। यानी कि एक्स एक्सिस जो अब तक एक्स एक्सिस हुआ करता था, उसको अब हम लोग ये रियल एक्सिस कहेंगे, और जो वाई एक्सिस हुआ करता था उसको अभी हम लोग इमेजिनरी एक्सिस कहेंगे। ऐसा क्यों कहेंगे? क्योंकि कक्षा 10वीं तक हम लोग के पास जो पॉइंट होते थे, वो जैसे कुछ भी पॉइंट होते थे, 2,3, 3,-2 कुछ भी होते थे, तो ये जो फर्स्ट नंबर रिप्रेजेंट करता था, फर्स्ट नंबर जो दर्शाता था वो एक्स को दर्शाता था, और दूसरा संख्या जो दर्शाता था वो वाई को दर्शाता था। लेकिन यहाँ पे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि समृद्ध संख्या में जो पॉइंट फॉर्म होता है, उसमें पहला संख्या जो होता है वो वास्तविक भाग को दर्शाता है, और दूसरा संख्या जो होता है वो काल्पनिक भाग को दर्शाता है। इसलिए यहाँ पर जो एक्स एक्सिस था वो वास्तविक भाग हो गया, और जो वाई एक्सिस था वो इमेजिनरी एक्सिस हो गया। तो अब ये जो आपको तल दिख रहा है, ये जो आपको प्लेन दिख रहा है, इसी को हम लोग आर्गन तल कहते हैं। यानी कि वैसा तल जो कि समृद्ध संख्या, यानी इसको सिंपल शब्दों में समझिए कि वैसा तल जो जिसमें समृद्ध संख्या दर्शाया जाता हो, उसे हम लोग ये आर्गन तल कहते हैं। यहाँ पर ये आर्गन तल, ये जो पूरा हो गया, ये आर्गन तल कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसी तल पे हम लोग समृद्ध संख्या को दर्शाते हैं। अब एक और एग्जांपल देखिए, जैसे z = x + iy, ये भी एक समृद्ध संख्या दिया गया है। अब यदि हम लोगों को इसको पॉइंट फॉर्म में चेंज करना है, तो वास्तविक भाग, काल्पनिक भाग, दोनों को क्लोज ब्रैकेट में लिख देंगे, तो ये हमारा क्या हो गया? पॉइंट फॉर्म हो गया। किसका हो गया? तो ये समृद्ध संख्या का हो गया। अब यदि हम लोगों को, चूँकि अब हम लोगों को पॉइंट फॉर्म मिल गया, अब हम लोग ग्राफ पेपर पे पॉइंट ही को दर्शाते हैं, तो चूँकि हम लोग को पॉइंट फॉर्म मिल गया, तो अब हम लोग इस समृद्ध संख्या को बहुत ही आसान तरीक़ा से एक ग्राफ पेपर पे दर्शा सकते हैं। कैसे? ये हमारा था रियल पार्ट, ये था इमेजिनरी पार्ट। पिछले स्लाइड में हमने जाना कि यहाँ पे रियल पार्ट क्या है, एक्स, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, वाई। तो अब रियल पार्ट पे हम लोग एक्स डिस्टेंस चलेंगे, तो यहाँ पे मान लीजिए एक्स आया। इमेजिनरी पार्ट पे हम लोग वाई डिस्टेंस चलेंगे, तो मान लीजिए यहाँ पे वाई आया। दोनों को मिलाते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्स, वाई। यानी कि जो ये समृद्ध संख्या दिया गया है, वह कहाँ पे लाई कर रहा है, कहाँ पे आ रहा है? एक ग्राफ पेपर पे, एक आर्गन तल पे कहाँ पे आ रहा है? तो इस पॉइंट पे आ रहा है, क्योंकि हमने इसे पॉइंट फॉर्म में दर्शाया है, एक्स, वाई। अब पिछले लेक्चर में हमने जाना था कि ये जो होता है, ये इसको ओरिजिन से जो इसको जोड़ते हैं, इस पॉइंट को, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? यहाँ देखिए, जो रेड कलर का आपको दिख रहा है, इस ओरिजिन से जो इस पॉइंट को हम लोग जोड़ते हैं, इसको क्या नाम देते हैं? तो इसको नाम हम लोग देते हैं आर। और ये आर का वैल्यू क्या आता है? r² = x² + y²। अब यदि हम लोग स्क्वायर को उस साइड ले जाएंगे, इक्वल टू के इस साइड, तो क्या आएगा? r = √x² + y²। आप सभी यहाँ तक बहुत अच्छी तरीके से, इससे भी ज़्यादा डिटेल में आप लोगों ने पिछले लेक्चर में ये सब पढ़ लिया है। अब यहाँ तक तो पिछला लेक्चर जैसा ही था। अब आगे देखिए, इसको हम लोग क्या कहें? यहाँ देखिए, इसको भी हम लोगों ने क्या कहा? आर कहा। इसको क्या कहा? आर कहा। अब यदि हम लोग यहाँ से एक एंगल बना दे जिसको बी नाम दे देते हैं, किसको नाम, क्या नाम दे देते हैं? बी। क्या? बी। जैसे थीटा होता है ना, जो यहाँ पे हम लोग इसको बी लेते हैं, इस एंगल को हम लोग बी लेते हैं, जो कि रियल एक्सिस से बना रहा है। तो साइन बी क्या हो जाएगा?
वाई बाई आर, कॉस बी क्या हो जाएगा एक्स बाई आर। देखिए ये हमारा क्या है वाई है, ये क्या है एक्स है, तो साइन बी क्या हो जाएगा वाई बाई आर, और कॉस बी क्या हो जाएगा एक्स बाई आर। ये यहाँ पे वाई है, ये एक्स है, ये आर है। तो आप लोग कक्षा 10वीं तक पढ़े हैं कि ये कैसे निकाला जाता है। अब यदि हम ये दोनों को आपस में भाग करते, डिवाइड करते, तो हमें क्या मिल जाएगा tan b, जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा y बाई एक्स। अब यदि हम लोग b का वैल्यू निकाल, tan b का वैल्यू क्या आया y बाई एक्स, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा tan इनवर्स y बाई एक्स। ओके, तो अब ये tan इनवर्स y बाई एक्स। अब इससे देखिए यहाँ पे ये वाला आपको भी याद रखना है। यहाँ पे एक हमें इक्वेशन मिला है b इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स और tan b इक्वल टू y बाई एक्स। अब यहाँ से देखिए sin b इक्वल टू y बाई आर और cos b इक्वल टू x बाई आर। अब यदि हम यहाँ से y का वैल्यू निकालें और यहाँ से x का वैल्यू निकालें तो क्या आएगा हमें y इक्वल टू आर साइन b और x इक्वल टू आर कॉस b। अब हमें x का वैल्यू पता चल गया, y का वैल्यू पता चल गया। तो अब यदि हम लोग ये सममित संख्या जो हमें यहाँ पे दिया गया था, हम लोग ये सारा काम किस पे कर रहे थे, जो अभी हम लोग सारा पढ़ रहे हैं, ये अभी हम लोग सारा काम किस पे कर रहे थे, देखिए इसी पे कर रहे थे। यही सममित संख्या पे अब तक जो भी हम अभी बता रहे थे यही सममित संख्या पे कर रहे थे। तो यहाँ से हमें एक्स वाई का वैल्यू आ गया, एक्स वाई का वैल्यू पता चल गया। यहाँ पे देखिए जो अभी हम लोगों ने देखा कि एक्स वाई का वैल्यू हम लोग को पता चल गया। तो ये एक्स वाई का वैल्यू हम इस सममित संख्या में पुट कर देंगे, डाल देंगे। तो क्या हो जाएगा जेड इक्वल टू एक्स की जगह पे आर कॉस बी, वाई की जगह पे आर साइन बी। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा जेड इक्वल टू आर ब्रैकेट कॉस बी प्लस आई साइन बी क्लोज ब्रैकेट। और ये जो आया इसी को कहते हैं ध्रुवीय निरूपण, यानी कि पोलर रिप्रेजेंटेशन। अब इसको अंग्रेजी में कहेंगे पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ध्रुवीय सममित संख्या का ध्रुवीय निरूपण। यहाँ पे देखिए इसको हमने एक अच्छे से पूरे स्लाइड में लिख दिया है कि जेड इक्वल टू आर इंटू कॉस बी प्लस आई साइन बी, इसको क्या कहेंगे ध्रुवीय निरूपण। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ये महत्वपूर्ण रहा होगा। और आज का वीडियो मैं कहता हूँ कि आज का वीडियो जो है वो 60 to 70% पिछले लेक्चर से ये जुड़ा हुआ है। इसलिए पिछले लेक्चर में जो अभी मैंने ये आज के वीडियो में जो अभी आपको बताया था कि ये यहाँ पे कि ये आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, यहाँ से आर इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। इसे मैंने आज के इस लेक्चर में डिटेल में नहीं समझाया आप सभी को, थोड़ा सा मैं ऊपर ही ले गया। क्यों? क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में इसे बहुत डिटेल में जाके समझा दिया गया है आप सभी को। इसलिए यदि आप सभी उसे डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप सभी पिछला वीडियो देखिए, ताकि आप सभी को डिटेल में समझ में आ जाए और इससे ये पूरे का आपको फील आए, समझ में आए कि ये सब क्या हो रहा है। हालांकि मैंने पूरी कोशिश की है कि जो बच्चा पिछला लेक्चर नहीं देखा है उसे भी यह वीडियो बहुत अच्छा तरीके से समझ में आ जाए। लेकिन फिर भी यदि किसी को दिक्कत होता है तो वो पिछला लेक्चर देखे, उसके बाद अपने किसी भी रेफरेंस बुक, फिर चाहे वो NCERT हो या फिर कोई भी बुक हो, उसे एक बार पलटे या टॉपिक ढूंढे और वह पढ़े और कुछ प्रश्न सॉल्व करे, कुछ प्रश्न बनाए, ताकि उसे यह टॉपिक और भी अच्छी तरीक़े से समझ में आ जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।